ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेस सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का बच्चों दो मेजर एम है हमारे। पहला तो अगेन एक पास पेपर मैं पूरा सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैक्सिमम जितना जल्दी मैं सॉल्व कर सकता हूँ ये पास पेपर मैं सॉल्व करूँगा। आफ्टर दैट जो भी आप लोग की क्वायरीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, कोई भी आप लोग के माइंड में सवाल हैं, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, कैटर करेंगे फिर वन बाय वन। ठीक है। मीन वाइल अच्छा, एक पेपर मैं देख रहा था, मई जून 2023, वेरिएंट इज 13। काफ़ी वियर्ड पेपर है, मतलब अलग पेपर है। ऐसा लग रहा है कि मतलब थोड़ा सा डिफरेंट पेपर है हमारे पास एज कम्पेयर टू द अदर पेपर्स। तो दैट्स व्हाई आई थॉट के एक प्रैक्टिस मटेरियल भी आप लोगों को मिल जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें भी इसके अंदर आई हैं जो हमारे पास इतना डिटेल में सिलेबस के अंदर नहीं है, बट एग्जामिनर हैज़ आस्क्ड अस ओवर हियर इन दिस पेपर। तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक गलती भी की हुई है एग्जामिनर ने, वो भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें करेंगे बच्चों आज के पेपर के अंदर। पहले ये पूरा पास पेपर सॉल्व करते हैं, देन फिर आगे क्वारी सेशन के ऊपर भी बात करेंगे। और आप लोग के मीन वाइल आप लोग की भी जो क्वारीज वगैरह है तो यू कैन आस्क ऑन मैक चैट। अच्छा जी सर, शिफ्टिंग हमारे सिलेबस में है, बिल्कुल है। सिद्रा बेटा क्यों नहीं है? हमारे पास तीन तरह की शिफ्टिंग है, अर्थमेटिक शिफ्टिंग, साइक्लिक शिफ्टिंग एंड लॉजिकल शिफ्टिंग। ठीक है, तो तीन शिफ्टिंग आपके सिलेबस का पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके जी, इन द फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोग से यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप यहाँ पे राइट करें लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस ट्रूथ टेबल। तो मैंने आप लोग को सिखाया हुआ है लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखने का तरीका। सो जहाँ जहाँ वन होता है वी जस्ट स्कैटर दैट। तो यहाँ पे आपके पास ए भी क्या है, ए के ऊपर भी बार है, बी भी जीरो है और सी भी जीरो है। तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया नॉट ए एंड नॉट बी। अच्छा, बहुत बड़ी इक्वेशन बन जाएगी अगर मैं लॉजिकल लिखता हूँ। मैं इसको बूलियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि इजी हो जाए। ए डॉट बी बार डॉट सी बार, बिकॉज तीनों के ऊपर क्या लगा हुआ था, मेरे पास बार लगा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखें बच्चों, यहां पे भी वन है हमारे पास। ठीक है, तो प्लस ए बार डॉट बी बार, लेकिन सी के ऊपर बार नहीं आएगा बिकॉज यहां पे द वैल्यू फॉर सी इज वन। नेक्स्ट प्लस ए डॉट बी बार डॉट सी बार, एंड द लास्ट वन बच्चों विल बी प्लस a dot b bar dot c, and of course this will be equals to x. तो दिस इज द लॉजिक, सॉरी बूलियन मैंने यहाँ पे लिखी है। तो एग्जामिनर दोनों एक्सेप्ट करता है। तो एग्जामिनर आपका बूलियन भी एक्सेप्ट करता है और लॉजिकल भी एक्सेप्ट करता है एएस के अंदर। तो इट्स टोटली योर कॉल। तो यहाँ पे मुझे बूलियन स्टेटमेंट ज़्यादा बेहतर लग रही थी, दैट्स वाई, बिकॉज वरना इतनी बड़ी इक्वेशन बन जाती मेरे पास यहाँ पे। सो दैट्स वाई दिस इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन बच्चों ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रुथ टेबल। अच्छा जी, हुजैफा बोले सर ओनली नॉट बी होगा ना? हुजैफा कैसे, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो हाउ। मीनवाइल मैं बाकी बच्चों के क्वेश्चंस को आंसर कर रहा हूं। सर एक्चुएटर फीडबैक, हाँ मिकाल बेटा, बस आपको मतलब बेसिक डिटेल्स पता हो, स्ट्रक्चर पता हो, दैट्स मोर देन फाइन। सर टेम्पोरल और स्पेशल रिडंडेंसी हमारे सिलेबस का पार्ट है। हमजा नहीं बेटा, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं। मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन चार दफ़ा बता चुका हूँ। ये प्रीवियस 9608 सिलेबस का पार्ट है। ये वीडियो का पार्ट था, वीडियो की टाइप्स हैं ये आपके पास। ठीक है, वीडियो को जब कॉम्प्रेस करते हैं उसकी टाइप्स होती हैं। अब ये नए सिलेबस का पार्ट नहीं है, ना स्क्रिप्टिंग है ना ये आपके सिलेबस का पार्ट है। हुज़ैफा आपने अभी तक बताया नहीं नॉट बी, तो मुझे आप गाइड करें। अच्छा बच्चों, तो आप लोग से जब भी वो लॉजिकल एक्सप्रेशन मांगेगा या बूलियन एक्सप्रेशन मांगेगा तो यू आर गोइंग टू राइट लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, अब हुजैफा बोलने सर नॉट बी, ऑफ कोर्स नॉट बी है हमारे पास इसका जवाब। अगर आप मार्किंग स्कीम भी देखें तो वहां पे भी बच्चों आप लोगों को आंसर मिलेगा नॉट बी। लेकिन नॉट बी अब निकालने के लिए ना नॉट बी हमें ये एक्सप्रेशन ना सॉल्व करनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस एक्सप्रेशन को बच्चों
सॉल्व करने के लिए, मतलब सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लॉजिक सर्किट, ये डिटेल आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आप पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स पढ़ेंगे, A2 में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। इस सर्किट इसको पूरा अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो बच्चों आई विल बी रिसीविंग नॉट बी आ जाएगा मेरे पास, लेकिन वो नॉट बी वाला पार्ट अभी आपके सिलेबस के अंदर नहीं। सिंप्लीफिकेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं। एग्जामिनर ने ये नंबर सवाल क्यों दिया है मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। हुजैफा, आपने नॉट बी कैसे निकाला मुझे बताएगा जरा। हाँ, यू कैन यूज डिफरेंट ट्रिक्स। आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि आप बी नॉट है, आप बी नॉट को कॉमन ले लो और फिर आप चीजें कट ऑफ कर दो, मतलब वो भी सिंप्लीफिकेशन के अंदर ही आ जाता है, वो चीज भी आपके पास सिंप्लीफिकेशन के अंदर आती है। लाइक यू कैन सी बी नॉट इज कॉमन इन ऑल, बी नॉट, बी नॉट, बी नॉट एंड बी नॉट। सो बी नॉट कैन बी ब्रॉट एज अ कॉमन, और फिर आप उसको इवेल्युएट कर सकते हो एक्सप्रेशन को। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि आपको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, एंड इतनी डिटेल आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास यहाँ पे। वी नीड टू राइट ट्रुथ टेबल कंप्लीट करना है, बच्चों वाला पार्ट है, जल्दी से कर रहा हूं मैं खुद ही। सबसे पहले मैं नॉट सी निकालूंगा यहाँ पे। सो नॉट सी, उप्स सॉरी। सो 1 0 1 0 1 0 1 0। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट एंड, तो मैंने इसको नंबर दे दिया बच्चों 1। ए और बी एंड हो रहे हैं, सो 0 0 0 0 0 0 1 1। एंड नाउ बच्चों नॉट सी और 1 हमारे पास क्या हो रहे हैं, जॉर हो रहे हैं। सो दैट विल बी आवर फाइनल रिजल्ट 1 0। ऑफ कोर्स यू पीपल रिमेंबर जॉर में क्या होता है, व्हेन द इनपुट्स आर डिफरेंट द रिजल्ट इज 1। सो 1 0 1 0 0 1, ठीक है। सो वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट। अगले पार्ट में बच्चों रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अच्छा, ये ओवरऑल पेपर थोड़ा सा थियोरेटिकल पेपर है आपके पास। मैंने अभी देख रहा था इस पेपर को एक नज़र क्लास स्टार्ट होने से पहले, तो काफ़ी थियोरेटिकल पेपर है आपके पास ये, एंड डिफरेंट है थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस पेपर का। लाइक काफ़ी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती ना, तो पूरा पेपर उसी के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। लाइक थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स एग्जामिनर, लाइक थोड़ा सा अलग पेपर का स्टाइल रखा है एग्जामिनर ने इस वाले पेपर का। दैट्स व्हाई आई थॉट कि आज ये जरा ये पहले पेपर सॉल्व करवा दूं, फिर हम लोग आगे मीनवाइल आप लोग की क्वायरीज भी करते रहेंगे साथ साथ, ठीक है भाई। तो भाई वैन और लैन में दो डिफरेंसेस बोल रहा है बच्चों। तो आपको पता है वैन पूरा एक वाइड एरिया कवर कर रहा होता है और लोकल एरिया एक छोटा एरिया कवर कर रहा होता है लैन। तो मैंने पहला डिफरेंस यही लिख दिया, वाइड एरिया network covers a larger geographical area as compared to local एरिया नेटवर्क। अनदर वन बच्चों, जनरली जितने भी आपके लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं तो वो प्राइवेट ओनर्स होते हैं उसके, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क वो भी आपके पास प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो सकता है, लेकिन वो पब्लिक सेक्टर के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ओन कर सकती है, लाइक पीटीसीएल चल रहा है, गवर्नमेंट ओन करती है आपके पास। ऑफ कोर्स वो सेमी गवर्नमेंट है या वो है एक्स वाई जेड, अब इस डोमेन में हम लोग नहीं आ रहे, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट का होल्ड है पीटीसीएल के ऊपर, एंड दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। पूरे सिटी टू सिटी के बिल्कुल बिटवीन द सिटीज आपके पास ये नेटवर्क बिछा हुआ है पूरा, ठीक है। सो हमने बता दिया व्हेन कैन बी owned by private or can also be public, and local area network is generally private, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल बच्चों, लैन आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क है, इज एक और पॉइंट आप लोग एडअप कर सकते हैं बाद में अगर आपके माइंड में होना चाहिए, इज मोर सिक्योर
एज कंपेयर टू वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, उप सॉरी, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए, मेरे पास यहीं पर अटक गई थी मेरी स्क्रीन भाई। शर्फ बोलने के सर क्वेश्चन में ऊपर वाले क्वेश्चन की बात हो रही है, लॉजिकल बोला हुआ है तो शर्फ लॉजिकल लिख दो, बूलियन लिख दो, एग्जामिनर एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, अब मैं अगर इस एक्सप्रेशन को लॉजिकल के अंदर लिखूं ना तो काफी बड़ी स्टेटमेंट बन जाएगी आपके पास। सर सारी बिट्स को अपोजिट बी ऑफ बी की हैं, जीरो। अच्छा, तो आप वैसे देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन दिस इज नॉट, मतलब ऐसा नहीं होता हमारे पास। आपने बस सिर्फ आपने खैर ये देखा कि ये आउटपुट है और ये आपके पास बी था, और ये आपके पास बी का बिल्कुल क्या आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, तो आपने बी नॉट बता दिया। खैर ठीक है, इस डोमेन में अगर आप देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको पेपर में देखो हुजैफा, पेपर में अगर सवाल आ गया यहाँ पे आगे पीछे है बिट्स, सारी ऊपर नीचे बिट्स हैं आपके पास, तो आप कैसे एक्सप्रेशन लिखोगे? ठीक है, तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस आपको इसी तरह इक्वेशन बनानी होगी। ठीक है, कि सारे वंस को ऑब्जर्व करना होगा, जहां पे नॉट है तो नॉट की जगह ऊपर बार आएगी या नॉट लिखेंगे आप, एंड सो ऑन। अनस क्लाइंट सर्वर स्क्रिप्टिंग आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है सर। ये पेपर कर चुके हैं पहले? नहीं, मैंने नहीं करवाया हुजैफा। अच्छा, आप कर चुके हैं, सॉरी जी अहमद, बिल्कुल ऑफ कोर्स एंडेड अप नॉट बी के ऊपर ही वो होगा आपके पास। हाउ लैन इज मोर सिक्योर? लैन बिकॉज लोकली आपको ऑपरेट किया जा रहा होता है, दैट्स व्हाई इट्स मोर सिक्योर बेटा। ठीक है भाई, तो इफ यू वांट तो बच्चों आप लोग डायरेक्टली भी भाई, ये अहमद सॉरी हुजैफा ने बताया भाई मुझे, सर ये देखें ये बी है, और अगर हम आउटपुट को ऑब्जर्व करें तो ये पूरा अपोजिट है बी का। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट कैन बी नॉट बी एज वेल, या यू कैन राइट बी बार एज वेल। ठीक है, तो हुजैफा ने इस तरह प्रेडिक्ट कर लिया, ये भी ठीक है मतलब। लेकिन एक्चुअली मतलब ये छोटा सवाल था, एक नंबर का सवाल था, लेकिन अगर 4-5 नंबर का सवाल आ जाए और एग्जामिनर आप लोग से रिक्वेस्ट करे कि इवेल्युएट करनी है आप लोगों ने एक्सप्रेशन, तो आप लोग को प्रॉपर मेथड भी पता होना चाहिए लाइक दिस। ठीक है, कि आप लोग को पूरा प्रॉपर मेथड पता होना चाहिए किस तरह ऑब्टेन हो रहा है ये चीज आपके पास। मिकाल कीबोर्ड ट्रैकर बॉल इज पार्ट ऑफ सिलेबस? नहीं बेटा, प्रीवियस सिलेबस का पार्ट तो अब नहीं है। जी बिल्कुल रमेश बेटा, इसका आंसर बी नॉट ही है। लेकिन अब अगर आप डायरेक्टली मतलब इसको देख के यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर जो प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको ये इवेल्युएट करना होता है कि जहां जहां आउटपुट है आप वैसे, तो ये एक्सप्रेशन आपको ऑप्टेन होगी। फिर आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो देन यू विल बी ऑप्टेनिंग नॉट बी आपके पास आएगा, जब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगी। ठीक है, लेकिन अगेन दैट इज पार्ट ऑफ योर ए टूज। हारिस बोल रहे सर लॉजिकल स्टेटमेंट मांगी थी भाई, हाँ आप यू कैन राइट द लॉजिकल। मैंने यहाँ पे नीचे लॉजिकल इसलिए लिखी, बहुत बड़ी स्टेटमेंट बन जाती, मेरे पास जगह ही नहीं दी थी उसने। ठीक है, तो एक्सप्लेन करने के लिए हारिस बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा था, दैट्स व्हाई यू कैन राइट ऑफ कोर्स। ठीक है भाई, आई थिंक वी आर गुड। जी अहमद बेटा बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बोल रहे हैं व्हाट डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी याद है? हर कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, इंटर कनेक्टेड। तो लेट्स एक्सप्लेन दैट बच्चों ओवर हियर। ईच सिस्टम is connected with every other system. तो each system बच्चों is connected with every other system with
हैविंग, बिल्कुल साथ, हैविंग डेडिकेटेड connection between them, multiple routes are available for data transmission. ठीक है, तो बस आई थिंक दैट्स मोर देन फाइन फॉर 2 मार्क्स. डू एडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी ओवर बस टोपोलॉजी. तो बच्चों बस टोपोलॉजी में आपके पास कोलिजन बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे कोलिजन की कोई चांसेस नहीं है. सो लेस चांसेस ऑफ data collision because dedicated connection between systems. अनदर एडवांटेज बच्चों दैट कैन बी, आपके पास यहाँ पे डाटा की प्राइवेसी मेंटेन की जाएगी, डाटा ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाता. तो डाटा इज यूनिकास्टेड, so that's why more secure and privacy of data is maintained. ठीक है. सर क्वांटाइजेशन एरर सैम्पलिंग रेट इंक्रीज करने से रिड्यूस होता है या सैम्पलिंग रेजोल्यूशन दोनों से होता है बेटा. क्वांटाइजेशन एरर आपका दोनों से इंप्रूव होता है. आपकी जो वेव है वो दोनों को इंक्रीज करने से आपके पास उसकी क्वालिटी बेहतर होती है और वो क्लोजर आती है आपके ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल के, आपके पास करीब से करीब आती है. दोनों का इंपैक्ट होता है आपके पास. फास्टर ट्रांसमिशन वी कैन राइट CSMA CD को इंक्लूड करेंगे इस सवाल के अंदर. हारिस आई डोंट थिंक सो, कोई नीड नहीं है. मतलब यूनिकास्ट नबिया बोलिए सर. रिकॉल नबिया बेटा, यूनिकास्ट 1-to-1 कम्युनिकेशन. ठीक है, तो डायरेक्ट कनेक्शन है, सिस्टम आपस में कनेक्टेड है, सो वी कैन हैव अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन बिटवीन देम. लेकिन वहां पे क्या होता है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है 1 to all. अब ये बोला बच्चों एक रूम है आपके पास, वहां पे थिन क्लाइंट यूज किया गया क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर. तो थिन क्लाइंट के अंदर मैंने आपको बताया था सारी प्रोसेसिंग आपके मेन कंप्यूटर में हो रही होती है. आपके कंप्यूटर में ना मेमोरी होती है, ना स्टोरेज होती है, ना प्रोसेसिंग होती है. ऑल द लोड इज ऑन द सर्वर. और क्लाइंट सिर्फ एक एप्लीकेशन के थ्रू आप उसको क्या कर रहे होते हैं, ऑपरेट कर रहे होते हैं. तो आई थिंक दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू राइट. सर फाइबर केबल इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. ये ऐसे ऐसे सवाल क्यों आ रहे भाई, बिल्कुल होना चाहिए फाइबर केबल. ये यूजर आपका बेटा नाम क्या है, मुझे जरा नाम तो बताएं अपना. बिल्कुल है, ऑप्टिक फाइबर केबल्स क्यों नहीं आपके सिलेबस का पार्ट है, देख लें नजर जरा. इंटरनेट इंटरनेट
ये रहा, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉपर एंड ऑप्टिक फाइबर केबल्स। तो आपके बिल्कुल सिलेबस का पार्ट है बेटा, ठीक है, देख लें यहाँ पे। तो दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ओके जी। हाँ, तो मैं यहाँ पे रूल बता रहा था बच्चों थिन क्लाइंट का। तो थिन क्लाइंट बड़ा सिंपल सा होता है आपके पास। क्लाइंट just uses an application to run all processing, load and storage is performed by server and results are displayed on client screen। ठीक है, सारी प्रोसेसिंग सारी चीजें आपके पास वहां पर की जाती हैं। सर HDMI, हाउ HDMI प्रोवाइड्स इंटरफेस टू पेरिफेरल डिवाइसेस, शुएब इज आस्किंग। लाइक आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। मेन पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि आपका वीडियो प्लस ऑडियो दोनों का आपके पास ये डाटा ट्रांसमिशन आपको प्रोवाइड करता है ये। ओके जी बच्चों, अनदर वन बच्चों, एक और सवाल है हमारे पास यहाँ पे आगे। मीनवाइल आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ टू द स्टूडेंट्स of allowing them to use both wired and wireless connections. A student can connect their devices in the university बच्चों using cables और wireless connection। ठीक है, तो explain the benefits of allowing both वायर्ड और वायरलेस दोनों अलाउ करने का बेनिफिट पूछ रहे हैं बच्चों। जर्नलाइज सवाल है बिल्कुल। आपके पास जो भी आपकी चीजें माइंड में आ रही हैं आप लोग लिखेंगे तो एग्जाम में विल बी अवॉर्डिंग यू मार्क्स ऑन दैट। ठीक है, बहुत सारे रीजन है हमारे पास। like one of the reason wired connections are more secure and और क्या लिखे वायर्ड के बारे में दोनों की उससे बोले एडवांटेज और डिसएडवांटेज बात, मतलब एडवांटेजेस के बारे में बात करो दोनों की। तो वायर्ड कनेक्शंस आर मोर सिक्योर एंड फास्टर कनेक्टिविटी। ठीक है, इन वायर्ड कनेक्शंस signal strength remain कांस्टेंट। तो आपकी सिग्नल की स्ट्रेंथ कांस्टेंट रहती है, ड्रॉप नहीं होती है कि आप इधर जा रहे हैं, घर में होता नहीं आप यहाँ पे जा रहे हैं वहां जा रहे हैं तो वायरलेस सिग्नल्स आपके पास डिस्कनेक्ट हो रहे होते हैं। और वायरलेस के बारे में भी साथ साथ डिस्कस कर लें। इन वायरलेस वी कैन मूव अराउंड different rooms and places, can connect multiple devices together। ठीक है, सो
आपके पास यहाँ पे दीज आर द पॉइंट्स, और इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई पॉइंट है तो यू कैन राइट ओवर हियर। अरे अरे भाई क्या क्या सवाल आ रहे हैं, बड़े खतरनाक खतरनाक सारे आ रहे हैं। सिग्नल सेम थिंग, लेटेंसी सिग्नल्स, हाँ बिल्कुल सही है। मल्टीपल कनेक्टेड सही है, नबिया में मैंने यहाँ पे लिख दिया। सर कैन बी राइट वायरलेस इज इजी टू कैरी। मतलब वायरलेस है जब, तो कैरी कैसे करोगे वायरलेस को? केबल को कैरी कर सकते हो, वायरलेस तुम सिग्नल कैरी कर सकते हो हसीब? क्लास में जो लिखवाया हुआ है मैंने थिन क्लाइंट और थिक क्लाइंट के बारे में, कसम बेटा वो पढ़ लें बस, दैट्स मोर देन फाइन। वायर्ड इज मोर सिक्योर मैंने लिख दिया ऊपर बेटा, आयान स्टार्टिंग में ही लिख दिया था। सर वायर्ड सिक्योर कैसे, शाफे इज आस्किंग। तो वायर्ड सिक्योर इसलिए होता है बिकॉज वो डेडिकेटेड कनेक्शन होता है। वायरलेस में क्या है, आपके पास देखो ये आपका राउटर रखा हुआ है, अब सिग्नल डाटा ये वायरलेसली ट्रांसमिट हो रहे हैं। अब आपकी डिवाइस कैप्चर ना करे, कोई और डिवाइस को कैप्चर करके इसको हैक करके डाटा एक्सेस कर ले। लेकिन वायर्ड में क्या होगा, एक वायर्ड है और वायर्ड से आपको डाटा डायरेक्टली मिल रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाई अगर कोई हैक करेगा तो वो आपके पास भी डाटा नहीं आएगा, ठीक है। वायरलेस में क्या है, आपने भी रिसीव कर लिया उसने भी रिसीव कर लिया, ठीक है। तो रिसीव करना आसान होता है, लेकिन वायर्ड में थोड़ा सा मुश्किल काम है आपके डाटा को हैक करना, ठीक है। ओके जी, ये बच्चों अच्छा सवाल आ गया। सबनेटिंग सबनेटिंग करते रहता हूँ मैं हर वक्त, तो मई जून 2023 में एक सबनेटिंग का थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आया। वो बोल रहा है जब आप सब नेटवर्क्स में डिवाइड करते हैं तो आईपी एड्रेस को भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द टू पार्ट्स ऑफ द आईपी एड्रेस इन अ सब नेटवर्क। तो भाई आप लोग को पता है जब आप आईपी को ब्रेक करते हैं सबनेटिंग के लिए तो आप लोग के पास दो पार्ट्स होते हैं। वन ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड द नेटवर्क आईडी एंड द अदर पार्ट इज कॉल्ड होस्ट आईडी। और फिर दोनों को एक लाइन के अंदर बच्चों एक्सप्लेन करते हैं, दैट्स मोर देन फाइन। तो मैं जल्दी से ये वाला काम करने वाला हूं। सो इन अ सब नेटवर्क IP address is divided into two parts, network ID and host ID. Network ID identify each subnetwork uniquely and is same for every system in that network, while host ID is used to uniquely identify systems over a subnetwork। तो एक अच्छा सवाल था, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Yesterday I saw 5 marks क्वेश्चन, फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। 5 मार्क्स के लिए आप क्या लिखेंगे, मैंने आपको बातें बताई हैं। आप लिखोगे कि फाइल नेमिंग कन्वेंशन करता है, आप बताओगे कि एक्सेस पॉलिसीज के बारे में बात करता है, आप बताओगे कट कॉपी पेस्ट बेसिक ऑपरेशन आप कर सकते हो, ठीक है। आप बताओगे कि ये सब चीज़ें फाइल डायरेक्टरी जो है वो फाइल मैनेजमेंट करता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग दैट यू कैन टॉक अबाउट द फाइल मैनेजमेंट। अहमद रिवीजन गाइड, अहमद बेटा रिवीजन गाइड। एक दफा थिन क्लाइंट और थिक क्लाइंट को रमेशा बोलिए सर थोड़ा सा एक दफा एक्सप्लेन कर दें। रमेशा बेटा देखिए, थिन क्लाइंट में क्या होता है, थिक क्लाइंट नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं। एक नेटवर्क के ऊपर जो नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं, दे आर नॉर्मल कंप्यूटर क्या मतलब,
उसके अंदर डाटा भी स्टोर कर सकते हैं आप उसके अंदर प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, आप उसके अंदर अपना डिफरेंट एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं। लेकिन थिन क्लाइंट में आप सिर्फ एक कोई एप्लीकेशन चल रही होगी थ्रू विच आप अपने सर्वर को एक्सेस कर रहे होगे। सारा लोड सर्वर के ऊपर होगा, सारी प्रोसेसिंग सर्वर करेगा, सारा स्टोरेज सर्वर करेगा। कंप्यूटर बाय इटसेल्फ उसकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल जीरो होगी, लेकिन सारा लोड कहां पर होगा? सर्वर मेंटेन करता है उसको। तो सच कंप्यूटर्स आर कॉल्ड थिन क्लाइंट्स और थिक क्लाइंट्स नॉर्मल कंप्यूटर्स। ठीक है, सो आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू बेटा। हाँ, टच स्क्रीन का बच्चों एक सवाल आ गया यहां पे हमारे पास। ग्रुप पे रिवीजन गाइड भेज दें सर, मेरे पास से डिलीट हो गई है वहां से। ओके, आई विल रीसेंड। सर्वर के बाद क्या लिखा है? मुझे राइटिंग बिल्कुल नहीं हो रही, पता नहीं इतने दिनों से सुबह से नहीं पढ़ा रहा ना, तो सर्वर के बाद क्या लिखा है? मैंने सर्वर कहाँ लिखा है ये तो मुझे याद ही नहीं आ रहा। In a sub network, IP address is divided into two parts: network ID and host ID. Network ID identifies each sub network uniquely and is same for every system in a network. Host ID is used to uniquely identify systems over a sub network. ओके जी बच्चों, टच स्क्रीन के बारे में। टच स्क्रीन हैज टू लेयर्स, दो लेयर्स होती है हमारे पास। मुझे क्लिक नहीं कर रहा कौन सी टच स्क्रीन की बात हो रही है। when the user touches the screen the layer is touch and circuit is completed। तो बच्चों रेजिस्टिव टच स्क्रीन के अंदर हमारे पास दो लेयर्स होती हैं, रेजिस्टिव और कैपेसिटिव जो होती है उसके अंदर मल्टीपल लेयर्स होती है हमारे पास। रेजिस्टिव टच स्क्रीन हैज टू लेयर्स। व्हेन यूजर टचेस द स्क्रीन द टच लेयर्स टच एंड सर्किट आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट होगा, सर्किट कंप्लीटेड। अ डैश टच स्क्रीन हैज सेवरल लेयर्स। तो बच्चों कैपेसिटिव टच स्क्रीन की, कैपेसिटिव touch screen has several layers. When the top layer is touched there is a generation in the electric circuit, there is a change in electric circuit। चेंज होता है आपके पास सर्किट, जब चार्जेस जो है वो डिफर होती है, कैपेसिटिव होती है, पॉजिटिव चार्ज नीचे होती है, ऊपर नेगेटिव चार्ज आपके पास, चार्ज चेंज होती है आपके पास। माइक्रो प्रोसेसर आइडेंटिफाइज द पॉइंट ऑफ द टच, identifies the point of the touch, और you can write बच्चों coordinates as well। नबिया ने coordinates बताया। डिस्टर्बेंस सही है, मतलब ठीक है, इट्स फाइन, यू कैन राइट पॉइंट भी लिख सकते हैं, या फिर यू कैन, ज्यादा अच्छा लगा मुझे वर्ड कोऑर्डिनेट, बिकॉज आपके पास कैपेसिटिव टच स्क्रीन एक एरे के अंदर डिवाइडेड होती है, तो वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके पास एक्स वाई, तो ज्यादा बेहतर वर्ड है वो। पॉइंट भी कह सकते हो आप उसे, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड इज कोऑर्डिनेट। अच्छा जी, अब बच्चों ये सवाल आ गया थोड़ा सा। अब देखिए, जब एआई का कोई, अब पेपर में एक बात याद रखिएगा, घबराने की जरूरत नहीं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, आप लोगों ने उसको नहीं आपने देखा हुआ, बहुत थोड़ा डिस्कस किया हुआ है, तो नथिंग टू वरी अबाउट। ये नहीं घबरा गए बिल्कुल, बस भाई अब तो कुछ आता ही नहीं, आपको दुनिया खत्म हो गई, नहीं भाई, कीप काम। देखिए कंप्यूटर साइंस मैंने आप लोगों को पहले दिन एक बात बताई थी कि आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? जो नाम है वही काम है। तो क्वेश्चन को पढ़े, स्टडी करें और अपनी वर्डिंग का तो उसको एक्सप्लेन कर देगा पूरा, तो यू विल बी गेटिंग सम मार्क्स इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ जीरो, यू विल बी गेटिंग सम मार्क्स। तो ट्राई टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इंटेंसिटी नहीं होगा, नहीं नहीं अहमद, इंटेंसिटी कहां से आ गया बेटा? ठीक है, तो अब ये बोलना है बच्चों, अब देखिए ये जनरल बात करें आप लोग यहां पे, सिर्फ एक मोबाइल है और वो मोबाइल कर क्या रहा है हमारे पास? मोबाइल uses a digital camera to record a video. The digital camera automatically focuses on the faces of the people. Explain how artificial intelligence is used by the camera to automatically focus on the faces of the people। ठीक है, तो बड़ा इजी है बच्चों। कैमरा
will record the video या will capture the video video will be divided into different frames and processor is going to check each and every frame. If या if frame contains an image that image नहीं sorry each and every frame if frame contains face image जो है वो तो image frame ही है if frame contains a face so that face pixels will be focused by the camera. This is a real time मतलब रियल टाइम में हो रहा होगा ये सारी चीजें. दिस इज अ रियल टाइम प्रोसेस. अब अगर आप इस चीज को किसी और अपनी वर्डिंग में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं या कुछ और इंक्लूड करते हैं कुछ एक्सक्लूड करते हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं. यू विल बी गेटिंग मार्क्स फॉर दिस. ठीक है आप लोग को इस चीज के नंबर मिलेंगे एग्जामिनर देगा. अनस इज आस्किंग सर एएस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कितनी नॉलेज होनी चाहिए. बस बेसिक आपको पता होना चाहिए कि आपकी सोसाइटी में क्या इंपैक्ट आ रहा है उसकी डेफिनेशन क्या है. दैट्स मोर देन फाइन. मैंने एक पैराग्राफ शेयर किया आप लोग के पास एआई का आप लोग के पास रिवीजन गाइड के अंदर. जस्ट रीड दैट स्टफ. दैट्स मोर देन फाइन. ठीक है बस आई थिंक ये जो सवाल है ना ये भी अगर आप लोग अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर दो तो ये विल एग्जामिनर विल बी अवॉर्डिंग यू मार्क्स ऑन दिस. ठीक है इसका एग्जामिनर रिपोर्ट भी अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी एग्जामिनर ने बोला भाई ये बच्चों ने जो भी लिखा वी कंसीडर दैट एंड वी अवॉर्ड देम मार्क्स. हाँ शाहिद यू कैन राइट कि वो फेस प्री स्टोर्ड वैल्यू नहीं वो मल्टीपल डिफरेंट फेसेस होंगे वो चेक करके कोई फेस तो नहीं है इमेज के अंदर. अगर फेस है तो उसके ऊपर उन पिक्सल्स के ऊपर फोकस कर देगा वो. खत्म दैट्स इट. नबी अभी कैन वी टॉक अबाउट द सेंसर्स. मतलब बड़ा खतरनाक है यहाँ पे. मेरे ख्याल से फेस रिकग्निशन यहाँ पे यूज किया जाएगा. हाँ ये आप ऐड कर सकती हैं कि फेस वो रिकग्निशन जो होता है आपके पास सेंसर के बारे में बात करना थोड़ा सा वियर्ड हो जाएगा यहाँ पे. लाइक वो फिर डिफरेंट डोमेन में चला गया ना आपके पास नबिया बेटा. कसब बोलिए वहां पे आपने कोऑर्डिनेट क्यों लिखा. माइक्रो प्रोसेसर आइडेंटिफाई एक बेटे कैपेसिटिव टच स्क्रीन आपने इसका मतलब भाई पढ़ा नहीं है तो कैपेसिटिव टच स्क्रीन आपकी स्क्रीन को डिवाइड कर दिया जाता है एरे के अंदर. ठीक है एरे के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है तो आपके पास दीज आर इसको आप मैंने पॉइंट लिखा था कि जब वो आप टच करोगे एक जगह पे तो ये पॉइंट है तो पॉइंट से ज्यादा बेहतर है कोऑर्डिनेट्स. एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं यहाँ आपके पास तो ज्यादा बेहतर एप्रोप्रिएट वर्ड है. दैट्स व्हाई आई राइट कोऑर्डिनेट ओवर हियर. ठीक है अहमद मैं वापस से रीशेयर कर दूंगा. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. ठीक है तो these are the points that you need to discuss over here in this particular question. Describe how sound is represented बच्चों in a computer. तो एनालॉग
साउंड वेव इज कन्वर्टेड, मैंने आपको बताया था कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यूजिंग सैम्पलिंग सैम्पलिंग क्या है अब आप बताएंगे यहां पे, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड टेकन एट different points with respect to time. Amplitude of sound taken at different points with respect to frequency. We obtain different samples. These samples are converted into binary and processed by processor. A sequence of samples are converted into binary. Okay, this is how we convert, we represent, we store the sound in a computer system. हमजा शौकत बेटा मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा कि तुमने एडीसी लिखा है यहाँ पे। मैंने आपको 10 दफा बताया था, क्लास के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि इफ यू आर गोइंग टू राइट एडीसी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं भाई, ठीक है। नॉट ऑफ कोर्स एडीसी नहीं होता, वो तो आपको माइक्रो प्रोसेसर और सेंसर वाली प्रोसेस के अंदर यूज किया जाता है, नॉट ओवर हियर। यहाँ पे सैम्पलिंग होती है आपके पास, ठीक है, रिमेंबर दैट। अच्छा जी, अब वो बोले बच्चों एक सेकंड वीडियो है और एक्सप्लेन द रीजंस व्हाई इंक्रीजिंग द सैम्पलिंग रेट और सैम्पलिंग रेजोल्यूशन विल इंप्रूव द प्रिसिशन ऑफ द सेकंड रिकॉर्डिंग, बिकॉज यहाँ पे आपके पास सैम्पलिंग रेट और सैम्पलिंग रेजोल्यूशन को बढ़ा दिया गया है। तो आई थिंक बच्चों दोनों को ही इंप्रूव करने से आपके पास आपका साउंड क्लोजर आता है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे बता दिया सैम्पलिंग रेट means we have more samples passing a point in a second wave या quality of sound will improve closer to original signal and less quantization error। सैम्पलिंग रेजोल्यूशन बच्चों आप यहां पे पहले बता दें, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ बिट्स contained by each पिक्सल। और फिर बच्चों वही सारी बातें आपको करनी है कि आप अगर सैम्पलिंग रेट भी रेजोल्यूशन बढ़ाएं तो क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपकी वेव ज़्यादा क्लोजर आएगी, आपका क्वांटाइजेशन एरर कम हो जाएगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी एंड सो ऑन, ठीक है। बेहतर बेहतर बातें करें, ये ऊपर जो लिखा है, सो यू विल बी गेटिंग मार्क्स।
सर एनालॉग साउंड इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल यूजिंग बिफोर दैट सैंपल आर टेकन। हाँ ठीक है मुश्तबा, फाइन। क्वालिटी विल इंक्रीज, क्वांटाइजेशन एरर विल डिक्रीज। ठीक है मुश्तबा, ठीक है, परफेक्ट, ओके जी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, डेटाबेस का सवाल आ गया यहाँ पे। आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन डेटाबेस का, तो ज़रा ये सवाल भी करते हैं। अब ये हम पहले भी लास्ट क्लास में भी आप लोग करवा चुका हूँ। वो बोल रहे हैं दो वेज बता दो जो रिलेशनल डेटाबेस, द लिमिटेशन ऑफ द, तो आपको पता है भाई कौन कौन से, इसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करेगा। डाटा रिडंडेंसी, ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, और डाटा कंसिस्टेंसी के बारे में बात कर लें, डाटा सिक्योरिटी के बारे में बात कर लें। मुझे यहाँ पे ज़्यादा एक और अच्छा याद आ रहा है, कॉम्प्लेक्स सर्चिंग कैन सर्चेस कैन बी परफॉर्म बच्चों ऑन द डाटा, तो इसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर लेगा। ठीक है, ये मैं आपको कीवर्ड्स बता रहा हूँ। डैश एन ऑब्जेक्ट दैट डाटा इज स्टोर्ड अबाउट, आपको पता है भाई एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट। ट्यूपल क्या होता है बच्चों, अ रॉ इन अ डेटाबेस। A raw in a table of database। सेकेंडरी की बच्चों एक होती है आपके पास प्राइम कैंडिडेट की, तो एक कैंडिडेट कीज में से एक की प्राइमरी की बन जाती है, जो नहीं बनती वो कौन होती है, वो सेकेंडरी की होती है आपके पास। सो इट्स अ कैंडिडेट की not selected for primary key और यूज क्यों करते, जनरली यूज फॉर इंडेक्सिंग। ठीक है, टेबल इन अ फील्ड इन वन टेबल दैट इज लिंक्ड टू द प्राइमरी की एंड अदर, तो बच्चों आप लोग को पता है दैट इज फॉरेन की। ठीक है, एक टेबल में प्राइमरी की और दूसरे की टेबल में ऑफकोर्स आपके पास क्या होगा, फॉरेन की होगी। अच्छा, आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे ये सवाल एक आया, अच्छा सवाल है। ये बोला आपका जो डाटाबेस है ये अभी नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं है, आपको नॉर्मलाइज फॉर्म में करना है। आप लोग को पता है नॉर्मलाइज फॉर्म में करने का मतलब है कि आप लोग को एक तीसरा टेबल, मतलब डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। अब देखिए टेबल का नाम पढ़ो जरा, द नेम ऑफ द टेबल इज बुकिंग। ठीक है, अब यहां पे आ रहा है कार रजिस्ट्रेशन, कार मॉडल, कार कलर, तो ये सारी चीजें बच्चों यहां पे आपके पास नहीं होनी चाहिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं, यहां पे और देखते हैं जरा। दो मिनट देगा मुझे, हाँ, और देखते हैं जरा यहाँ पे कस्टमर नेम, तो भाई कस्टमर का नेम कस्टमर के टेबल में होना चाहिए, तो यहां पे आपके पास कार मॉडल, कार रजिस्ट्रेशन, तो आपके पास डाटा रिडंडेंसी आ रही है। ठीक है, कस्टमर का फर्स्ट नेम, कस्टमर का फर्स्ट नेम। ठीक है, उसके बाद यहां पे कस्टमर के टेबल के अंदर कोई प्राइमरी की नजर नहीं आ रही मुझे, तो देयर आर लॉट्स ऑफ फ्लॉज इन दिस डेटाबेस। तो अगर इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में करना है तो हमें सारे फ्लॉज यहां पे कवर अप करने हैं। तो बच्चों यहां बुकिंग है, यहां पे कार है, यहां पे कस्टमर है, तो मुझे एक नया टेबल चाहिए होगा, तो आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टेबल एंड द नेम ऑफ दैट टेबल विल बी कार। ठीक है, और ये जो चीजें जो डिपेंडेंट है वो चीजें मैं क्या करूंगा, रिमूव कर लूंगा वहां से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों मैंने यहां पे बुकिंग को ही बनाया, बुकिंग। बुकिंग के टेबल के अंदर बच्चों मैंने यहां पे बुकिंग आईडी डाली, बिकॉज दिस कैन बी द प्राइमरी की, बुकिंग आईडी। और हम इसको क्या करेंगे, हम इसे अंडरलाइन कर देंगे बिकॉज दिस इज द प्राइमरी की। बाकी अब बच्चों मैंने यहां पे कार रजिस्ट्रेशन को छोड़ दिया। सर कार रजिस्ट्रेशन को क्यों छोड़ दिया आपने, कार को तो आप बोले थे अलग कर दूंगा, तो भाई एक प्राइमरी की तो रखूंगा ना एक टेबल की, ताकि प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सके। तो कार रजिस्ट्रेशन मैंने यहां पे रखा, स्टार्ट डेट बुकिंग, हाँ बुकिंग में स्टार्ट डेट होनी चाहिए, एंड डेट बिल्कुल बुकिंग के अंदर होनी चाहिए, कार का मॉडल नहीं होना चाहिए, कार कलर नहीं होना चाहिए, कस्टमर का फर्स्ट नेम नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चों मुझे बुकिंग वाले टेबल को और कस्टमर के टेबल को आपस में लिंक करना होगा, तो कस्टमर के टेबल के अंदर हमारे पास प्राइमरी की क्या हो सकती है, कस्टमर आईडी,
तो मैंने यहां पे बच्चों इंट्रोड्यूस करवा दी एक अदद कस्टमर आईडी। तो दीज आर एक्टिंग एज द फॉरेन कीज, ताकि मैं टेबल्स को क्या कर सकूं, आपस में लिंक कर सकूं। मैं जो अब टेबल बनाऊंगा उनको आपस में लिंक कर सकूं। एक और टेबल बच्चों मैंने नया बना दिया यहां पे, लेट्स से कार। अब कार का प्राइमरी की क्या होगी, कार के अंदर कार रजिस्ट्रेशन, इसको कहते हैं क्या है, वी कॉल दिस एज टेबल डेफिनेशन। जो मैं बना रहा हूं ये टेबल डेफिनेशन है आपके पास, ठीक है। ये टेबल का नाम, ये प्राइमरी की और ये फील्ड सारी आपकी, ठीक है। तो कार रजिस्ट्रेशन, और क्या होगा हमारे पास, कार मॉडल, और क्या होगा हमारे पास, कार कलर, आई थिंक दैट्स फाइन। और तो गाड़ी के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, ये प्राइमरी की होगी हमारे पास। एंड द लास्ट वन बच्चों वॉज कस्टमर, तो कस्टमर भी बना दें। कस्टमर में प्राइमरी की क्या होनी चाहिए, कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी। अब कस्टमर के टेबल में कस्टमर फर्स्ट नेम, कस्टमर लास्ट नेम, कस्टमर का ईमेल एड्रेस और टेलीफोन नंबर भी होना चाहिए। तो कस्टमर लास्ट नेम, ईमेल, एंड टेलीफोन नंबर। ठीक है, तो दिस इज हाउ बच्चों। अब मैंने यहां पे क्या करा, मैंने यहां पे नॉर्मलाइज करा अपने टेबल्स को, ठीक है। मैंने अपने टेबल्स को क्या करा, नॉर्मलाइज करा है, और आपस में रिलेटेड भी है ये। एंड आपके पास यहाँ पे ये वाला टेबल भी इससे रिलेटेड, मतलब आपस में रिलेशनशिप भी आपने यहाँ पे क्रिएट करनी होती है। तो दिस इज हाउ यू नॉर्मलाइज द टेबल्स। सर ऊपर नीचे कर सकते हैं, अगर लिखने में कार को कहीं और, या कार का नाम, कार डिटेल रख दें, हाँ मतलब फाइन, ऊपर नीचे कर दें फाइन, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके जी, द कार रजिस्ट्रेशन नंबर बच्चों शुड बी 1 लेटर फॉलोड बाय 3 नंबर्स फॉलोड बाय 2 लेटर्स। फॉर्मेट बता दिया, ठीक है। तो बता रहे बच्चों दो वैलिडेशन मेथड्स बता दें। तो बच्चों वन ऑफ द मेथड कैन बी, लेटर चेक, क्या लिख रहा हूं मैं, लेंथ चेक, वी कैन हैव specific, we have fixed number of characters। another one बच्चों यहां पे you can apply format check, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन कर देगा अपनी वर्डिंग के अंदर, बिकॉज यू कैन हैव, वी आर हैविंग अ फिक्स फॉर्मेट, 1 letter 3 numbers and 2 letters again। नो नताशा बेटा, रेंज चेक कैन नॉट बी अप्लाइड ओवर हियर। रेंज चेक अगर सिर्फ नंबर्स होते देन वी कैन अप्लाई अ रेंज चेक ओवर हियर, ठीक है। लाइक यहां पे होता कि रजिस्ट्रेशन नंबर कैन बी 50 से लेके 100 तक, देन यू कैन अप्लाई अ रेंज चेक, बट नॉट ओवर हियर, ठीक है। सर लास्ट पार्ट कैन यू री एक्सप्लेन। अहमद बिल्कुल मैं कर सकता हूं। देखो यहां पे आपके पास इन टेबल्स में डिपेंडेंसीज थी। बुकिंग के टेबल के अंदर कस्टमर के नाम का क्या काम, बुकिंग के टेबल के अंदर गाड़ी की इंफॉर्मेशन गिवन है, कार रजिस्ट्रेशन, कार मॉडल, ये तो ज्यादा बेहतर है कि बुकिंग का टेबल सिर्फ बुकिंग की इंफॉर्मेशन होल्ड करे और रिलेशनशिप क्रिएट कर ले। कस्टमर के टेबल के अंदर आपके पास एवरीथिंग वाज फाइन, लेकिन यहां पे प्राइमरी की नहीं थी। कस्टमर फर्स्ट नेम कैन नॉट बी प्राइमरी की, कस्टमर लास्ट नेम कैन नॉट बी प्राइमरी की, तो आपके पास यहां पे प्राइमरी कीज मिसिंग थी। तो आपको क्या करना था, इसको नॉर्मलाइज करना था। आपको क्या करना था, इस टेबल को नॉर्मलाइज करना था, ठीक है। सो फिर हमने क्या करा, हमने बोला एक नया टेबल बना देते कार का, ताकि वहां से चीजें हटा दें, लेकिन यहां पे कार प्राइमरी की रखेंगे ताकि दोनों टेबल्स में रिलेशनशिप रहे। तो यहां पे ये प्राइमरी की काम करेगी और यहां पे एज अ फॉरेन की काम करेगी, ताकि दोनों टेबल्स में रिलेशनशिप रहे। और आपको पता है जहां पे फॉरेन की होती है वहां पे क्या होता है, मैनी, ठीक है। सिमिलरली तो हमने फिर बोला कस्टमर के टेबल के अंदर हमारे पास
एक प्राइमरी की होनी चाहिए, तो वो प्राइमरी की इंट्रोड्यूस करवा दी और यहाँ पे भी वो कस्टमर आईडी डाल दी, बिकॉज ताकि इन दोनों टेबल्स में भी आपस में रिलेशनशिप रहे। ठीक है, दैट वाज द प्लान दैट वी परफॉर्म्ड। कैन वी ऐड कीज एट आवर ओन? यस ऑफ कोर्स यू कैन, मतलब ऑफ कोर्स यस यू कैन। ठीक है, कर सकते हो बेटा। अच्छा जी, अच्छा फॉर्मेट चेक हो गया। अनदर चेक दैट वी कैन परफॉर्म, सॉरी अनदर चेक बच्चों दैट वी कैन परफॉर्म, और टेबल को भाई मेरी दैट कैन बी, यहाँ पे एग्जिस्टेंसी चेक तो नहीं कर सकते बेटा। एग्जिस्टेंसी चेक आप जब अप्लाई करोगे कि आपसे बोला जाए कि भाई आपकी फाइल में, आपकी कोई फाइल है वहां पे आपको डाटा चेक करना है कि वो फाइल के अंदर डाटा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ये अचानक से सारी चीजें गिरने लग गई भाई मेरी, सॉरी अबाउट दिस। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, उजैर इज आस्किंग। देखो जब आपके पास आपकी प्राइमरी की ना दो फील्ड्स के ऊपर हो, ठीक है, आपकी प्राइमरी की दो फील्ड्स के ऊपर हो, आपकी प्राइमरी की दो फील्ड्स के ऊपर थी और बाकी फील्ड्स जो थी वो नॉन की फील्ड्स थी। ये क्या थी? नॉन की फील्ड्स थी। तो रूल क्या बोलता है, जो आपकी नॉन की फील्ड है ये दोनों फील्ड्स के ऊपर डिपेंड करे। आपका रूल ये बताता है जो आपकी नॉन की फील्ड है वो आपकी प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, तो दोनों के ऊपर डिपेंड करे। लेकिन पार्शियल में क्या होता है, आपकी एक नॉन की फील्ड सिर्फ एक प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करेगी, दूसरी वाली के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती है। तो इस डिपेंडेंसी को पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं उसे यार। ठीक है, ओके जी, वेयर आई वॉज बच्चों यहाँ पे बता रहा, अच्छा मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा था। तो यू कैन राइट भाई, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंटर हो रहे हैं तो आप यहाँ पे टाइप चेक अप्लाई कर सकते हैं, डेटा टाइप वेरीफाई कर लो। ठीक है, तो टाइप चेक कैन बी अप्लाइड ओवर हियर बट नॉट एनी अदर चेक। ठीक है, इसके अलावा कोई और चेक नहीं भाई। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहां पे अब। शाहिद बेटा जब कुछ भी माइंड में ना आ रहा हो फिर प्रेजेंस चेक लिखना, ठीक है, जब कुछ भी ना याद आ रहा हो। डिस्क्राइब टू वेज दैट द कार वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन दो टाइप्स के हैं बच्चों, तो यू कैन राइट अबाउट विजुअल चेक, कैन visually compared the data from the original file। और अनदर वन बच्चों कैन बी वेरिफिकेशन, एक और क्या होती है आपके पास, डबल एंट्री। तो डाटा कैन बी एंटर ट्वाइस एंड द कंप्यूटर इज गोइंग टू कंपेयर इफ बोथ द डाटाज आर सेम। State why the car registration number might be incorrect after validation and verification was entered incorrectly in the original file। ओरिजिनल फाइल में अगर आप डाटा गलत एंटर कर दोगे तो फिर कहां से सही होगा। ठीक है, थ्री मोर क्वेश्चंस आर लेफ्ट, लेट्स परफॉर्म बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 एज वेल। एक्सप्लेन द रीजंस व्हाई प्रोग्रामर यूजेस इंटरप्रेटर व्हाइल राइटिंग अ प्रोग्राम कोड। तो डीबगिंग, is easier, errors can be identified easily, oops, and less load on memory। तो आपकी मेमोरी को बच्चों इंटरप्रेटर के ऊपर जब हो रहा होता है तो आपके डाटा को करप्ट नहीं करता। कंपाइलर, प्रोग्रामर कंपाइलर क्यों यूज करेगा, बिकॉज
it always generate an executable file. एग्जीक्यूटेबल फाइल अगर जनरेट कर रहा है वो, तो बच्चों इसका बेनिफिट क्या होगा? नो इजीली shared, no access of source code can be executed only. ठीक है, एंड मोर देन फाइन। और भी आप लोग कुछ यहाँ पे पॉइंट्स आप एड ऑन कर देगा, बता देगा, तो यू कैन राइट दैट। डबल एंट्री भी सर वैलिड है, यस। डॉक्यूमेंट एरर, यस बिलाल, यू कैन राइट दैट। डीबगिंग टेक, हाँ मुश्तबा यहाँ पे बहुत सारे आंसर बता रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट आंसर्स। सर आर पैरिटी बाइट्स इंक्लूडेड? जब आप इंक्लूड वो कर रहे हो, बिल्कुल पैरिटी बाइट इंक्लूड होती है नविया बेटा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द प्रोग्रामर नीड्स टू पब्लिश द गेम अंडर सॉफ्टवेयर लाइसेंस सो दैट इट कैन बी सोल्ड टू द पब्लिक। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ लाइसेंस। तो बच्चों मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ लाइसेंस, कमर्शियल लाइसेंस आप ले लें। कमर्शियल लाइसेंस लेने से वही होता है कि आप उसको सेल आउट कर सकते हैं आप चीजों को, एंड सो ऑन। और इसके अलावा एक और लाइसेंस होता है आपके पास, दैट इज कॉल्ड, हाँ चले भाई, वासे ने एक बताया कि नो एक्सेस ऑफ सोर्स कोड, लिख तो दिया वासे में वाली बात, लेकिन चले आपने भी जो बताया वो भी ठीक है। तो एक और सॉफ्टवेयर बच्चों कौन सा होता है आपका लाइसेंस टाइप? शेयरवेयर लाइसेंस। तो यू कैन राइट एनी ऑफ देम, कोई भी आप एक लिख सकते हो यहाँ पे। शेयरवेयर जब आप लिखोगे तो आप बताओगे भाई यू आर हैविंग नाउ द कॉपीराइट्स, ठीक है। नो वन कैन sell your software without your permission, limited features are provided need to pay for fully featured program. Developers retain the right to distribute, right to sell to others. Free for limited time, you can write, yes. तो ये सारे पॉइंट्स बच्चों, इधर यू कैन राइट, आप यहाँ पे शेयरवेयर लिख दो या फिर यू कैन राइट। अब जब कमर्शियल लिखोगे तो बस कमर्शियल के बारे में आप बताएंगे भाई कमर्शियल लाइसेंस कॉपीराइट्स होता है, आप डेवलपर के पास सारे अथॉरिटी होती है, कोई उसको सेल आउट नहीं कर सकता, एंड दीज आर द पॉइंट्स दैट यू आर गोइंग टू डिस्कस। ये भी एक जनरल सवाल था। अब बच्चों ये जो सवाल आया ना, इस सवाल ने मुझे बड़ा तंग करा, और ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गया डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में। बहुत ही सिलेबस के अंदर एक आपके पास लो प्रोफाइल के अंदर कंटेंट अवेलेबल है कि भाई आपको डिजिटल सिग्नेचर्स की बस आपको पता होना चाहिए कि ऑथेंटिसिटी के लिए यूज किया जाता है। यहां पे उठाकर उसने 5 नंबर का पूरा डिटेल क्वेश्चन दे दिया कि डिजिटल सिग्नेचर्स काम किस तरह करते हैं, एक्सप्लेन। अब अगर मैं आपको दिखाऊं बच्चों, दिस इज A2 टॉपिक, ये A2 का टॉपिक है हमारे पास। मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास मैं A2 में पढ़ाता हूं ऑफकोर्स ये चीज डिटेल में। तो A2 का मैं कोई भी ग्रुप खोल लेता हूँ, लेट्स से मैंने अल्फा ओपन कर लिया और सीडर A2 सिक्योरिटी, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पढ़ाया होगा मैंने। हियर यू गो। तो दिस इज हाउ बच्चों योर डिजिटल सिग्नेचर्स एक्चुअली वर्क्स। अब ये डिटेल है पूरी आपके पास। तो डिजिटल सिग्नेचर्स के अंदर सबसे पहले क्या होता है आपके पास 2 कीज आपके पास जनरेट करता है। एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन आपने ओ लेवल्स में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे ये 2 कीज जनरेट करता है। पब्लिक की ये सेंड करता है रिसीवर को, और प्राइवेट की अपने पास रखता है।
प्राइवेट की आपका फिर क्या होता है, आपका प्लेन टेक्स्ट पास होता है हैशिंग एल्गोरिथम से। ये हैशिंग एल्गोरिथम क्या करता है, एक हैश जनरेट करता है। हैश क्या होता है, एक यूनिक वैल्यू होती है बच्चों फॉर एवरी डाटा। फिर आप अपनी प्राइवेट की से इसको एनक्रिप्ट करते हैं, एंड दैट एनक्रिप्टेड हैश इज एक्चुअली कॉल्ड द डिजिटल सिग्नेचर। फिर आप बच्चों डाटा ट्रांसमिट करते हैं, फिर उस पब्लिक की से उसको डीक्रिप्ट करते हैं, फिर आपको वापस से आप डाटा को हैशिंग एल्गोरिथम से पास करते हैं, आपको वहां पे भी हैश मिलता है। फिर आप दोनों हैशेस को कंपेयर करते हो, अगर आपके पास हैशेस सेम होते हैं तो इसका मतलब आपका डाटा जो है ऑथेंटिक है, और आपका सेंडर और रिसीवर जो है वो सिक्योर है, और डाटा की इंटेग्रिटी यहाँ पे वेरीफाई कर दी जाती है, और ऑथेंटिसिटी एज वेल। बस जस्ट रीड वंस अहमद, जनरल नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो बिलाल ये एक सवाल आ गया था, अब देखें जतिन मैं पूरा अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ ना, यहाँ पे पूरा लिख के दिखाता हूँ ना आपको। तो सबसे पहले क्या होता है, एट सेंडर साइड data is passed through hashing algorithm to obtain a hash. Hash is unique value for each data। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं आप लोग, हैश इज ट्रांसमिटेड टू sender after encrypting along with data. Data is again passed using same hashing algorithm to obtain receiver side hash। रमेश बेटा बहुत, अब मैं ये लिखवा रहा हूँ आपको, खैर आप डिटेल सिग्नेचर का कभी भी कोई भी सवाल आ गया तो मैं बहुत डिटेल आपको, ये पूरी डिटेल है, कंप्लीट डिटेल है आपके पास, ठीक है। लेकिन कभी कभार एग्जाम में देखिए एक आध सवाल के अंदर ना, मैं आपको पहले भी बताया, मैंने आपको एक आध सवाल में कभी कभार वो करता है इस तरह की एक्टिविटी, कि वो आपको ऐसा देगा कि बिल्कुल बिल्कुल ऑफ टॉपिक होगा, और वो आपसे बड़ा बड़ा सवाल मांग लेगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर नो नीड टू वरी अबाउट, जो आपके माइंड में आ रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, ऑन स्पॉट सिचुएशन के अंदर आप उसको लिख देगा। मतलब एग्जामिनर ऑफ कोर्स सब, जब एक बहुत लार्ज क्वांटिटी का आंसर बिल्कुल खराब होगा लेकिन आपने एटलीस्ट कुछ लिखा होगा, तो यू विल बी गिवन मार्क्स फॉर दैट, ठीक है। तो हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर घबरा मत जाएगा, हुई हमें तो आता ही नहीं है भाई, नहीं, नो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। कीप काम, मतलब सुकून से रहेगा और आराम से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा बेटा, ठीक है। आपको खुद ही वर्ड से पिक करके आपको पता चलेगा क्या चीज के बारे में बात हो रही है। खैर ये तो बिल्कुल ही ऑफ द टॉपिक था। तो टू ऑब्टेन द सेंडर हैश, रिसीवर साइड हैश, sender side hash is decrypted and both hashes are compared. If same
integrity of data is maintained, and if not same, then we have changes in data during ट्रांसमिशन। ठीक है, तो बिल्कुल प्रॉपर मैंने बच्चों सॉलिड आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। वी कैन से दैट अ बिट ऑफ, मतलब थोड़ा बहुत इसी तरह का होता है चीज। कंप्लीट द टेबल बाय आइडेंटिफाइंग बच्चों टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल जो नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए यूज किए जाए हैं। आपके पास दो सॉफ्टवेयर आप लोग को कोई ऐसे बताने, तो आई थिंक एंटीवायरस इज द वन एंड एंटी स्पाईवेयर कर दें। फायरवॉल कर दें। ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ आईपीज वगैरह आपके पास अप्लाई करती है। एंटीवायरस इज यूज टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम फ्रॉम वायरसेस। आप इसको अप टू डेट रखें और इसको अपडेट करते रहें रेगुलर बेसिस के ऊपर। दिस इज द डिस्क्रिप्शन दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई। सेम फॉर कोई भी एंटी स्पाई एक्टिविटीज होगी तो उसको मॉनिटर करेगा और उसको रिमूव करेगा आपके कंप्यूटर से। सो यू आर गोइंग टू राइट दिस ओवर हियर। डिफरेंस बिटवीन एंटी मेलवेयर। एंटी मेलवेयर इज अ जनरल टर्म। लाइक अगर मैं बोलता हूँ एंटीवायरस तो मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल सिर्फ वायरस से डील करेगा। एंटी मेलवेयर एक जनरल टर्म हो गया, वो वायरस से भी डील करेगा, वो फिशिंग से भी डील करेगा, वो फार्मिंग से भी डील करेगा, वो ट्रोजन हॉर्स से भी डील करेगा, वो मतलब मल्टीपल डोमेन से डील करेगा वो। ठीक है, एट लास्ट बच्चों को ये थोड़ा आसान सवाल तो आया। क्वेश्चन नंबर 7, स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड 8 कॉम्प्लीमेंट 8 बिट्स के अंदर। तो बच्चों ऑफ कोर्स यू पीपल नो -128 8 बिट्स के अंदर 1 2 4 8 16 32 64 एंड -128, तो 1 0 0 0 0 0 0 0। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट वी कैन हैव। लार्जेस्ट इंटीजर तो बच्चों ये वाली बिट 0 कर दें, बाकी सारे 1 कर दें। द सम इज 127। लार्जेस्ट अनसाइंड इंटीजर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड 8 बिट्स, so that is 255। 256 बनेगा, 255 बनना चाहिए, 6 बनना चाहिए, 55 बनता है ना मेरे पास। टू 255 मुश्तबा बेटा 55 60 जीरो से स्टार्ट होता है ना, जीरो एक्चुअली जीरो से स्टार्ट हो रहा होता है। तो जब सम अप करोगे सारी बिट्स को तो 255 बनता है। एक्सप्लेन हाउ सीयू एंड कंट्रोल सिस्टम क्लॉक एंड कंट्रोल बस कैन ऑपरेट द डाटा ट्रांसफर बिटवीन द कंपोनेंट्स। सबसे पहले बच्चों चेक किया जाएगा कोई क्लैश ना हो रहा हो, तो मैंने यहां पे बता दिया। सिस्टम क्लॉक generates timing signal for the data. Control bus carries the timing signals to other components of computer to maintain synchronization of
instructions, after that control unit transfers the data using data control and address buses along. ठीक है, सो दिस इज द, सबसे पहले सिस्टम क्लॉक जनरेट करती है टाइमिंग सिग्नल। वो टाइमिंग सिग्नल बच्चों आपका कंट्रोल बस जो है वो सारे कंपोनेंट्स के अंदर जाके उसको चेक करती है कि ताकि कोई सिंक्रोनाइजेशन आपके पास रहे, मेंटेन रहे। जब वो चेक कर लेता है तो फिर आपके पास जैसी टाइम आते है उस डाटा का, तो कंट्रोल यूनिट जो है वो डाटा ट्रांसफर एक्टिविटी परफॉर्म करता है। एंड इन दैट एक्टिविटी इट इन्वॉल्व डिफरेंट बस, डाटा बस को भी इन्वॉल्व करेगा, कंट्रोल बस को भी इन्वॉल्व करेगा एंड एड्रेस बस को भी इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट बच्चों वॉज प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट करना है आपने। तो प्रोग्राम काउंटर को रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन लिखना बड़ा आसान है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाएगा वरना पेपर में एग्जामिनर मार्क्स नहीं करेगा। ठीक है, और एमडीआर का क्या होता है आपके पास, एमडीआर का आपके पास MAR एंड यू आर गोइंग टू यूज डबल ब्रैकेट्स। सिंगल ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जो भी कंटेंट है दे आर कॉपीड एट द गिवन रजिस्टर। डबल ब्रैकेट का क्या होगा, जो भी आपके पास MAR के अंदर वैल्यू होगी दैट विल बी यूज एज एन एड्रेस। आप उस एड्रेस पे जाओगे और उस एड्रेस पे जो डाटा रखा हुआ होगा वो डाटा आप कॉपी करोगे MDR के अंदर। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। ठीक है, सो दिस वाज बच्चों वन ऑफ द पेपर दैट वी परफॉर्म्ड। थोड़ा सा वेट पेपर था, थियोरिटिकल पेपर था, थोड़ा सा अलग पेपर था, और ओवरऑल इट वाज अ गुड पेपर। मुझे अच्छा लगा था ये वाला पेपर, सो आई थॉट कि आप लोग के साथ शेयर किया जाए। अच्छा, ये वाला भी आपके साथ अलग से भी मैं शेयर कर देता हूँ आप लोग के ग्रुप के ऊपर, ताकि आप लोग को बाद में भी याद करने में भी अच्छा रहे। अच्छा जी, जस्ट गिव मी अ मिनट।